तो ये लेक्चर सीरीज़ 1 के लिए जो नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था उसकी क्वेश्चन सीरीज़ कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो बेसिकली मैं हर लेक्चर सीरीज़ के बाद एक क्वेश्चन सीरीज़ ज़रूर लाऊंगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके और देख सकें कि कैसे क्वेश्चन आईआईटी सीरीज़ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन सेज इफ़ एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड सपोज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये 13 दे रखा है। ठीक है, देन एम प्लस वन इंटू एन प्लस वन इक्वल्स ये कितना होगा। सो बेसिकली ऑप्शंस आर 42, बी 56, सी 50, ठीक है, एंड डी इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब इसको अटेम्प्ट कैसे लोगे बच्चों। सो बेसिकली फॉर द सॉल्यूशन पार्ट एम एन किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, एंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है 13। सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सो बेसिकली दैट इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ये दिया हुआ है 13। ठीक है, तो अब केसेस क्या ले सकते हो, तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। क्या, अब देखो एम एन नेचुरल नंबर है तो बेसिकली एम प्लस एन जो होगा वो एम माइनस एन से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें तो बेसिकली एक ही केस या दो केस लिया जा सकता है। क्या, मान लो m प्लस एन एक बार 13 को कैसे तोड़ सकते हैं, 13 इंटू वन, वन इंटू 13, माइनस 13 इंटू माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस 13। सो बेसिकली ये चार केस है, तो एक बार m प्लस एन को 13 लेंगे और m माइनस एन को 1, ये केस तो हो सकता है केस 1। ठीक है, अच्छा केस 2 क्या हो सकता है, क्योंकि m प्लस एन बड़ा होना चाहिए तो m एक बार ऐसा हो सकता है कि ये केस तो होगा नहीं, 13 इंटू वन हो सकता है m प्लस एन माइनस वन हो गया और m माइनस एन इज़ बेसिकली माइनस 13, ये केस हो सकता है। बट इस केस में m और n नेगेटिव आ जाएगा, m n विल बी नेगेटिव, तो वो तो चाहिए नहीं, ये तो चाहिए नहीं। तो बेसिकली केस क्या बचा, यही बचा 2m इज इक्वल टू 14। सो m इज इक्वल टू वॉट, 7। अगर m 7 है तो n 6 है, तो बेसिकली बोला क्या है, m प्लस वन इंटू एन प्लस वन, तो 7 प्लस वन 8, 8 इंटू सेवन डेट इज़ 56। सो 8 इंटू सेवन डेट विल द आंसर विल बी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, मान लो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो फॉर स्टेटमेंट्स, अब स्टेटमेंट है क्या क्या बच्चों। सो बेसिकली पहला है कि इफ़ रूट एक्स belongs to q, so that implies x belongs to q, that is rational number. B, if x square belongs to q and x to the power 7 belongs to q, तो x belongs to q। ठीक है, ये रैशनल नंबर की बात की जा रही है। थर्ड, इफ x क्यूब is an element of rational number and x to the power 7 is an element of rational number, so basically this implies x is an element of rational number। ठीक है, डी, अब ऐसा है कि अगर इफ़ x to the power 4 is an element of rational number and x to the power 7 is an element of, not x to the power 7, it says x to the power 11 is an element of rational number, so this implies x is an element of rational number। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे सारे में एंड, ठीक है, सो बेसिकली दिस इंडिकेट्स एंड, दिस इंडिकेट्स एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स एंड। ठीक है, सो बेसिकली अगर पहला स्टेटमेंट को देखा जाए बच्चों तो रूट एक्स, तो इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्यू का स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्यू, सो दिस इज करेक्ट, ये तो ट्रू है। अच्छा, अब कहा गया है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू, सो इसका मतलब क्या है, अच्छा एक्स टू द पावर 7 भी बिलोंग करता है क्यू से। ठीक है, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर का क्यूब ये भी बिलोंग करेगा क्यू से, सो डैट इज एक्स टू द पावर 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू। अब इसका मतलब क्या है,
सो बेसिकली एक्स टू द पावर 7 क्यू से बिलोंग करता है और एक्स टू द पावर 6, तो एक्स टू द पावर 7 बाई एक्स टू द पावर 6 डेट विल बी इक्वल टू एक्स। तो ये रैशनल है और ये रैशनल है। सो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा, अगर दो रैशनल है तो इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स शैल ऑल्सो बिलोंग टू द रैशनल नंबर। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, सो अगर इस केस के लिए, लेकिन अगर x जीरो हो गया तो जीरो तो q के लिए बिलोंग करेगा ही, तो इफ़ फॉर x इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन। ठीक है, सो b इज़ ऑल्सो ट्रू, सो b इज़ ट्रू। अब c के लिए क्या कहा है, एक्स क्यूब ये दिया हुआ है, सो एक्स क्यूब और एक्स टू पावर 7 दे रखा है, तो बेसिकली फिर से वही बात है कि एक्स क्यूब अगर दे रखा है तो c के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, तो एक्स टू द पावर 7 बाई एक्स टू द पावर 6 ये भी किसको बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर को, तो c इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब अगर d की बात देखें तो d बेसिकली फिर से वही है, एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स टू द पावर 4 का क्यूब ये भी तो रैशनल नंबर है, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 11 ये भी तो रैशनल नंबर है, तो बेसिकली x भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो तो ए बी सी और डी चारों आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 is prime number where for n belongs to natural numbers, then n is equal to क्या, a prime number, b says relative prime to m, relative prime to n, okay, not relative prime to 10। ठीक है, c number option says relative prime to 6, relative prime to 6, and d says a composite number, ठीक है, so how to find the value, n square plus 2n minus 8 is a prime number। ठीक है, so n square plus 2n minus 8 is equal to prime कह रहा है। ओके, तो बेसिकली n स्क्वायर प्लस 2n दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, क्यों, ये एक स्क्वायर बन गया तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू प्राइम दे रखा है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज़ बेसिकली इक्वल टू n प्लस 1 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्राइम दे रखा है। ठीक, सो बेसिकली दिस इज n प्लस 4 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू प्राइम, ये दिया है। ठीक है, सो अब अगर ऐसा दे रखा है कि ये प्राइम है, तो बेसिकली n प्लस, ठीक है, तो इस केस में क्या किया जा सकता है कि n प्लस 4 इंटू एन माइनस 2 प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली कोई तो एक वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, तो कोई एक वैल्यू अगर ज़ीरो होगा तो छोटा वाला वैल्यू हम ज़ीरो कर सकते, नॉट ज़ीरो, प्राइम होने के लिए दो फैक्टर्स होता है एग्जैक्टली। अब n तो पॉजिटिव है, तो n अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम n माइनस 2 को क्या मानना पड़ेगा, एक तो 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि n प्लस 4 को तो 1 मान नहीं सकते, तो n माइनस 2 अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया। अब n इज इक्वल टू 3 हो गया तो बेसिकली क्या कहा था, इफ़ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज़ ए प्राइम नंबर वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n तो 3 आया है, तो अगर n 3 आया है तो बेसिकली क्या हो जाएगा वैल्यू, एक प्राइम नंबर, तो n इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ट्रू है। रिलेटिव प्राइम टू 10 बिल्कुल है, क्यों, 3 और 10 कैल्शियम 1 है। रिलेटिव प्राइम टू 6 नहीं है। अ कंपोजिट नंबर 3 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, सो बेसिकली दिस टू आर रॉन्ग एंड ए एंड बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स of two odd integers is divisible by, is always divisible by, तो किन से डिविजिबल है ये देखना है। तो बेसिकली 3, B is 5, C is 16 and D is 8. So let's check out क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड इंटीजर। तो मान लेते हैं दो ऑड इंटीजर कैसा कैसा है, तो एक तो 2m+1 के फॉर्म का है, एक 2n+1 के फॉर्म का है, जहाँ की m और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो 2m+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहा है कि किससे हमेशा डिविजिबल होगा डिफरेंस। तो बेसिकली अगर इसमें देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो ये ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। सो 2m+1 माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। इस केस में कितना हो गया, तो 2 तो बाहर निकल गया, m+n+1, और इधर कितना हो गया, 1 1 गेट्स कैंसिल, फिर से 2 बाहर निकल गया, m-n। सो बेसिकली 2 to 4 m+n+1 इंटू m-n, ये बच गया। अब अगर ऐसा है तो 2 इंटू 2 4 ये हो गया। अब m-n है और m+n+1 है, अगर m और n नेचुरल नंबर है, सो बेसिकली इसमें क्या कहा जा सकता है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब 3 से तो होना है नहीं, 5 से होना है नहीं, m n नेचुरल नंबर है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑड इंटीजर। हाँ, तो अगर मान लो m n नेचुरल है तो इसमें हम कंडीशन लेते हैं m n बोथ ऑड, अगर m n बोथ ऑड है तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन, इवन प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड, ठीक है। सो बट इतना तो है कि डिफरेंस जो होगा m-n का, क्योंकि दो ऑड है तो वो इवन होगा, तो बेसिकली दिस विल बी ए मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा, अगर m-n बोथ इवन, ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, m-n भी इवन होगा, क्योंकि m और n डिस्टिंक्ट है तो m-n इवन होगा, तो मिनिमम तो 8 से तो सबसे होगा। अच्छा, एक केस ये भी ले सकते हैं बच्चों कि m इवन है और n ऑड है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि मान लो m इवन है और n ऑड है, तो इवन प्लस ऑड, सो बेसिकली व्हाट, इवन प्लस ऑड विल बी ऑड, ऑड प्लस 1, अगेन दिस विल बी इवन, तो मिनिमम 2 से तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, क्योंकि इवन में 2 तो एक फैक्टर होगा, और m-n इवन माइनस ऑड, तो ये तो ऑड हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ऑलवेज डिविजिबल। तो तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है कि कम से कम 8 से तो डिविजिबल है, सो आंसर विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सेज, सपोज गिवन ऐसा दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 है, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। सो देन एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई कितना हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन नंबर ऑफ पेयर्स एक्स कॉमा वाई satisfying equation are, satisfying equation is, ऑप्शन क्या क्या है, तो ओनली 1, बी ओनली 2, सी 3, डी नन ऑफ दिस। अब फिर से बच्चों, अब इसमें तो दो वेरिएबल है, इक्वेशन तो एक ही है, सो हाउ टू अप्रोच। अब अप्रोच करने के लिए क्या किया जा सकता है यहाँ पे, तो एक तरीका तो है क्या, इसमें हम लोग
स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर बनाओ। अब स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर सबको एक तरफ ले आए तो ये कितना हो जाएगा, -4x माइनस 4y और +16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई ईच वन ऑफ देम बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ बच्चों? तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y minus 8x. So this will be minus 8x minus 8y plus 32 is equal to 0, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक साथ लिख लिए, ठीक है। अब बच क्या गया, एक एक्स स्क्वायर बचा, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को एक साथ लिख लिए। फिर और क्या बच रहा है, तो 2x स्क्वायर का तो काम खत्म, 2xy का काम खत्म, एक वाई स्क्वायर बच रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 फिर अलग लिख लिए। अब ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज, ये कितना हो गया बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ y माइनस 4 का होल स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू 0। अब जब भी ऐसा कंडीशन आए बच्चों, अगर a मान लो कुछ ऐसा है, a b c मान लो रियल नंबर है, और कंडीशन ऐसा आ रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, कुछ ऐसा कंडीशन है, तो हमें ये याद रखना होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन तीनों का सम, तीनों नॉन नेगेटिव वैल्यू का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इंडिविजुअली इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब a माइनस बी मस्ट बी 0 एंड b माइनस सी मस्ट बी 0 एंड c माइनस ए मस्ट बी 0। तो ये कंडीशन होगा। सो बेसिकली a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड c इज इक्वल टू ए। तो इस तीनों के केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, डन। अब a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तो x इक्वल टू वाई होगा एंड x इक्वल टू 4 होगा एंड y इज इक्वल टू 4 होगा। तो बेसिकली एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, 4,4। सो द सॉल्यूशन फॉर दिस इज ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेज, क्वेश्चन नंबर 6 इट सेज, सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि इफ इक्वेशन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ इंटीजर रूट्स, इंटीग्रल रूट्स, ठीक है, a belonging to z integer, then suppose options, number of integral values of a are 2, एक तो ये हो सकता है, b both the integral values of a is divisible by 2, ठीक है। c says one of the integral values of a is divisible by 2, ठीक है। d says if the integral value of a are alpha and beta such that alpha is greater than beta, then alpha minus beta is equal to 4, ठीक है। कहा क्या गया है कि एक इक्वेशन है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका इंटीजर रूट्स है, ठीक है, a बिलोंग करता है इंटीजर से, तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितने होंगे, 2, बोथ द इंटीग्रल वैल्यूज 2 से डिविजिबल होंगे, एक डिविजिबल होगा,
या फिर इंटीग्रल वैल्यू अगर अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा इज ग्रेटर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होना चाहिए, 4 के बराबर। ठीक है, तो इसमें ही बच्चों क्या कर सकते हैं फॉर सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991, सो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991, इसको हम -1 लिख लेते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे -1 है तो कंडीशन तो दो ही हो सकता है, या तो x प्लस ए को एक बार 1 रखो, और क्यों -1 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 1 इंटू -1 या तो -1 इंटू 1, तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट है, इसको भी दो प्रोडक्ट बनाए, तो x प्लस 1991 शैल बी इक्वल टू -1, एक कंडीशन। सेकेंड, x प्लस ए इस बार -1 है और x प्लस 1991 ये 1 है। सो इस केस में पहला केस, ये केस 1 है, ये केस 2, तो दोनों केस में अगर देखा जाए तो x कितना आ रहा है यहाँ से 1 माइनस ए, और यहाँ से x कितना आ रहा है सेकेंड वाले से, सो -1 माइनस 1991 तो -1992। ठीक है, तो a कितना हो गया, सो बेसिकली a इज़ 1 माइनस एक्स, तो a विल बी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स मतलब 1993। ठीक है, सो a इस केस में। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ, a कितना होगा -1 माइनस एक्स, और x कितना आ रहा है 1 माइनस 91 माइनस 1990, सो बेसिकली a यहाँ पे कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1 प्लस 1990, सो दिस इज 1989। अब बोला क्या गया था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a आर 2, तो ये तो ट्रू है, बोथ नहीं, वन ऑफ द इंटीग्रल दोनों में से कोई नहीं। अच्छा, एक अगर अल्फ़ा है दूसरा बीटा, तो एक काम करते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा 4 है, बिल्कुल है, ट्रू। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सो 7 सेज 7 ही है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज बच्चों, सपोज ऐसा दे रखा है, W इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3, और y दे रखा है 6 टू द पावर 1/6। ठीक है, और z दे रखा है 8 टू द पावर 1/8। ठीक है, सो आइडेंटिफाई और अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो हाउ वुड यू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो 2 टू द पावर 1/2 है, 3 टू द पावर 1/3 है, और 6 टू द पावर 1/6 है, और 8 टू द पावर 1/8। तो बेसिकली ये कर सकते हैं कि 2 1/2 1/3 1/6 और 1/8, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, सो आप ये देखो कि जो पावर का एलसीएम है 1/2 1/3 1/6 और 1/8, नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा, 2 3 6 8 का एलसीएम क्या होगा, देखो 3 6 का एलसीएम तो 6 ही रहता है, 2 8 का एलसीएम 8, और 6 और 8 का एलसीएम 24, सो बेसिकली इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, डेट इज़ 24। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, W अगर ऐसा है तो इसको हम क्या करें 24 पे पावर रेज करें, 2 पर पावर 12 और पर पावर 24, तो दोनों साइड 24 रेज हो जाएगा। सो x का पावर इधर क्या करेंगे 8, सो बेसिकली ये हो गया W पर पावर 24। और अगर तो सबको एक काम करते हैं, सबको सेम पावर पे रेज कर लेते हैं, सबको सेम पावर पे अगर रेज करेंगे तो x टू द पावर 24 ये कितना हो जाएगा, सो बेसिकली दिस विल बी 3 टू द पावर 1/3 पर पावर 24। अच्छा, y टू द पावर 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 टू द पावर 1/6 पर पावर 24, एंड z कितना हो जाएगा, z टू द पावर 24 विल बी 8 टू द पावर 1/8 पर पावर 24। So basically this is 2 to the power 12, this is 3 to the power 8, and this is 6 to the power 4, and this is 8 to the power 3। कंपेरिजन किया जाए तो 2 to the power 12
इसको एक काम करते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं 2^6 इंटू 2^6 दैट इज 64 इंटू 64, ठीक है। और 3^8 को लिखा जा सकता है 3^4 इंटू 3^4 दैट इज 3^8। तो 3^4 कितना होता है 81 इंटू 81। अच्छा 6^4 को ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 36 और 8 का क्यूब दैट इज़ 512। तो अगर ऐसा कहें तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जेड हो गया। क्यों, Z/24 सबसे छोटा है तो जेड भी सबसे छोटा होगा। अच्छा सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया एक्स, फिर कौन बड़ा है डब्लू, फिर कौन बड़ा है वाई एंड देन इट इज़ जेड। तो हो गया कंपैरिजन। अच्छा अगर नॉर्मल इजी भी तरीक़ा से कंपेयर करना है तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे W और X में कंपेयर कर लें, दोनों को पावर 6 रेस करो तो ये कितना होगा 2 क्यूब और ये कितना होगा 3 स्क्वायर। इसका मतलब X W से बड़ा है, ठीक है। अब इस दोनों में कंपैरिजन किया जाए, कौन दोनों में, X और Y में, दोनों को पावर 6 रेस करें तो ये 3 स्क्वायर हुआ, ये 6 हुआ। इसका मतलब Y छोटा है। अच्छा Y किससे छोटा है, तो क्या इससे भी छोटा है, बिल्कुल छोटा है। सो Y यहाँ पे आएगा। अब अगर Z की बात करें तो Z का कंपैरिजन किया जा सकता है W के साथ, ठीक है। सो W और Z में पावर अगर 8 रेस करें तो ये 16 आएगा, ये 8 आएगा। तो इसका मतलब W Z से बड़ा है। अच्छा Y और Z की कंपैरिजन कर लें तो बेसिकली हम पावर 8 और 6 मतलब डेट इज़ पावर 12 अगर रेस करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 पर पावर 12/8। सो डेट इज़ 8 पर पावर कितना हो जाएगा 12/8, 3/2। तो ये तो बेसिकली किससे 36 से तो छोटा ही है। सो 512 36 से इसलिए छोटा है क्योंकि 36 का स्क्वायर 1296 होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 512 आ रहा है। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग x इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन w इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन z, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 मान लो कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू अ प्राइम नंबर, ठीक है। देन नंबर ऑफ possible integral values of x, possible integral values of x। तो ऑप्शन 1 2 0 D 3। अब बच्चों एक बात है कि ये जो है पहले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत बच्चों ने इसे पढ़ा भी होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं। जैसे -3 है और इसमें ये लगा है, इसको मॉड पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो साइन है तो ये 3 देगा, और 5 है तो ये 5 देगा, और 0 है तो ये 0 ही देगा, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू में बदलता है और 0 को 0 रहने देता है और पॉजिटिव को वैसे ही रहने देता है, ठीक है। सो अब ये प्राइम नंबर होना है तो प्राइम नंबर। अच्छा दूसरा बात कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मतलब इसके रूट हमेशा याद रखना है, इसके रूट्स 1 2 और 3 होंगे, ठीक है। आप सेटिस्फाई करा के देख लो बच्चों। तो बेसिकली अगर 1 2 और रूट है 1 2 3 तो x-1 x-2 x-3 इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अब ये इस पर मॉड लगा है और ये कह रहा है कि ये प्राइम है, तो ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तो मिनिमम 3 फैक्टर्स हो गए। होने कितने चाहिए थे, होने तो सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये तो हो ही नहीं सकता, इसके पॉसिबल सॉल्यूशन तो है ही नहीं। सो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सपोज ऐसा है क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज इफ ए बी is an element of z plus मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स सच डैट a स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4
इज इक्वल टू 2009, फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन 47, 49, 45 एंड डी इज 51। ठीक है, सो अब दिया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4। सो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 अगर 2009 है तो इसको तोड़ कैसे सकते हैं। सो ए स्क्वायर मतलब ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2009। तो ये हो गया ए प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 2009। अब 2009 कैन इट बी ब्रोकन डाउन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं जाएगा, 7, 7 2 14, 60, 7 8 56, 7 49 जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है 41। सो बेसिकली दिस इज रिटन एज 41 इंटू 49। ठीक है, अब दो का प्रोडक्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर ये 41 हो सकता है, और a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज़ 49 ये हो सकता है। या फिर सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि a प्लस बी का स्क्वायर ये 41 हो जाए, और a माइनस बी का स्क्वायर 49 हो जाए। ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ द केस, तो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले केस में a कितना आया 90 90 का हाफ 45, तो फिर b कितना आएगा, b विल बी 45 माइनस 41, तो b स्क्वायर 4 आया, तो b कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन b कैन नॉट बी माइनस 2, क्यों, यहाँ पे तो लिख ही दिया है कि हमें कैसा इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब b कितना हो जाएगा 2। सो एक कंडीशन तो हो गया 45, 2। ठीक है, अब सेकंड देखें तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो a कितना आ रहा है फिर से 45, लेकिन b जो है, क्योंकि बी स्क्वायर 45 माइनस 41 दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4 आ जा रहा है, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन होगा। अब बोला क्या है, फाइंड ए प्लस बी। सो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी विल बी, सो ए प्लस बी इज़ व्हाट, ए प्लस बी इज़ 47, तो ए प्लस बी कितना हो गया 47। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ किया जा सकता है, जैसे 41 इंटू 49, अब इसको तोड़ा कैसे जा सकता है, और एक तरीका तो ये भी है कि 2009 इंटू 1 तोड़ लें, दूसरा तरीका ये भी है कि 47 इंटू 41 इंटू 7 287 इंटू 7 तोड़ लें। अच्छा, अगर ए बी दोनों पॉजिटिव है तो इतना तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर जो है ए माइनस बी स्क्वायर से बड़ा रहा होगा। ठीक है, तो एक बार कंडीशन तो हम ये भी ले सकते थे कि ए प्लस बी का स्क्वायर 2009 है और ए माइनस बी का स्क्वायर 1 है। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या आता, ए आता 2010 दैट इज़ 2010 मतलब 1005, और 1005 मतलब बी स्क्वायर कितना आता 1004, बट ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये कंडीशन तो चला गया। अच्छा, एक और कंडीशन आ सकता था, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 287, और a माइनस बी का स्क्वायर ये कितना हो जाता 7। सो बेसिकली इस केस में भी क्या होता, a कितना आता 294 डिवाइडेड 2, सो डैट इज़ 147, और b स्क्वायर कितना आता 2b स्क्वायर आता 280, सो बेसिकली b स्क्वायर आता 140, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं था। सो दोनों केस नेगलेक्ट हो गए, तो एक ही केस बचा 45 और 2, डन। ठीक है, नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फिर से क्वेश्चन 10 सेज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये दे रखा है 7, जहाँ की एम एन बिलोंग करता है इंटीजर से, तो एम एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एम कॉमा एन इज। ठीक है, सो ऑप्शंस आर 1 2 3 एंड 4। सो फिर से वही है बच्चों, क्या दे रखा है, तो दे रखा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और तो इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 7। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसको तोड़ा कैसे जा सकता है, 7 इंटू 1। ठीक है,
या फिर 1 इंटू 7, या फिर -7 इंटू -1, या फिर -1 इंटू -7। ठीक है, अब एम एन इंटीजर है तो बेसिकली इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस में m प्लस एन जो है वो 7 हो सकता है और m माइनस एन 1 हो सकता है। ठीक है, सेकेंड केस क्या हो सकता है कि m प्लस एन 1 है और m माइनस एन 7 है। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि m प्लस एन -7 है और m माइनस एन -1 है। ठीक है, व्हाट कैन बी द फोर्थ केस कि m प्लस एन -1 है, m माइनस एन -7 है। ठीक है, सो इस केस में वैल्यू कितना आ रहा है, m आ रहा है 4 और n आ रहा है 7 - 4 दैट इज 3। इस केस में कितना आ रहा है, सो m आ रहा है 4 और n आ रहा है 1 - 4 दैट इज n इज -3। ठीक है, इस केस में बच्चों कितना आ रहा है, -8 और ये -8 है तो m कितना आ रहा है, -4। अगर m -4 आ रहा है तो n कितना आ रहा है, -7 + 4 दैट इज -3। और लास्ट वाला केस m आ रहा है -4 और n आ रहा है -1 + 4, n आ रहा है 3। सो बेसिकली हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर कमिंग थ्रू, तो 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 सेज मान लो ऐसा कि लार्जेस्ट नंबर, the largest number for which n cube minus n is divisible by for all possible integral values of n, for all n belonging to पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए ना, तो z प्लस बोल रहा हूँ, इज तो क्या हो जाएगा, मान लो ऑप्शन में 3, देयर इज 4, देयर इज 5 एंड देयर इज 6। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर फॉर विच n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हाउ टू अप्रोच, अब दिया क्या है बच्चों, n क्यूब माइनस n, सो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज n, मतलब n बाहर ले लो तो n² - 1 बचेगा, सो डैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, कैसे इसको अरेंज करो, तो ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर। अब अगर 3 कंजिक्यूटिव है तो देखो 3 कंजिक्यूटिव में इतना तो है कि तीनों में से कोई एक 2 से तो पक्का डिविजिबल होगा, और क्योंकि लगातार 3 है तो एक के कोई 3 से तो पक्का डिविजिबल होगा। सो हम ये कह सकते हैं दोनों मिला के किससे डिविजिबल है, 6। सो बेसिकली आंसर इज 6। अच्छा, जो बच्चे 12th पास आउट है और वो देख रहे हैं उनके लिए तो आपको ये पता है कि अगर n कंजिक्यूटिव इंटीजर है, n कंजिक्यूटिव इंटीजर, तो वो n फैक्टोरियल से डायरेक्ट डिवाइड होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, 6। सो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 12। क्वेश्चन है, मान लो एक नंबर है ए 6 प्लेस नंबर। ठीक है, 6 प्लेस नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 प्लेस नंबर, 3 प्लेस नंबर। ठीक है, डैट इज एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2 5 6 2 5 6 रिपीट कर रहा है, 6 7 8 6 7 8 रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इज एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म,
is always divisible by, always exactly divisible by. अब ये अगर है तो लेट्स सी द ऑप्शन. सपोज ऑप्शन इज 7 only, 11 only, 13 only, 1001 only. ठीक है, तो अप्रोच कैसे करेंगे. नंबर किस फॉर्म का है तो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो बेसिकली कुछ ऐसा फॉर्म है ए बी सी और ए बी सी ये कह सकते हैं. सो इफ़ द नंबर इज़ फॉर्मिंग लाइक दिस, तो बेसिकली आई कैन राइट जो रिपीटेड पैटर्न है उसको एक साथ कर लेते हैं. ए बी सी इंटू 1000 प्लस ए बी सी इंटू 1 ऐसे लिखा जा सकता है. सो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी इफ आई टेक कॉमन, सो दिस विल बी 1000 प्लस 1 दैट इज़ 1001. तो ए बी सी क्या है, ये एक 3 डिजिट नंबर है. दिस इज एनी 3 डिजिट नंबर. तो इतना तो हम कह सकते हैं कि 1001 से तो डिवाइड होगा ही. सो बेसिकली आंसर विल बी डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 सेज, सो 13 सेज सपोज ऐसा है कि द नंबर 2.525252 and goes on is equal to P by Q. ठीक है, where PQ का GCD is equal to 1. ठीक है, so P plus Q equals, now this is very easy. ठीक है, P plus Q equals अब क्या है 7, B is 29, C 141 and D is 349. अब इसमें तो हम लोग अपना शॉर्टकट लगा सकते हैं बच्चों. शॉर्टकट लगाने का क्या तरीका था, बेसिकली x कितना दिया हुआ है 2.52 बार. ठीक है, सो करते क्या थे, x निकालने के लिए p बाई क्यू के फॉर्म में 252 माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जितना बार रिपीटेशन है डेसिमल के बाद उतना बार 9. सो दिस इज इक्वल टू 250 बाई 99. अब 250 बाई 99 ये तो इरेड्यूसिबल है, GCDs का तो 1 ही है. सो देयरफॉर ये हो गया P बाई Q. तो P प्लस Q कितना हो गया 250 प्लस 999 99. So this will be 349. Answer done. Next question says, so this was question 13. So 14 number says, suppose ऐसा है कुछ कि if 2137 per power 753 is multiplied out, find unit digit, find units place. ठीक है, ऑप्शंस 1, 3, 5 एंड 7. सो नाउ अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच लेंगे बच्चों. अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो किया नहीं जा सकता. सो बेटर तरीका ये होता है, बस यूनिट डिजिट देखना है तो यूनिट प्लेस को ही देखो. अब यूनिट प्लेस में 7 लिखा है, 7 पे पावर जब 1 करते हैं तो 7 आता है, 7 पे पावर 2 करते हैं तो बेसिकली दिस इज़ 49. हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे इंटरेस्ट है. अब 9 को जब 7 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली 63 आता है, फिर से यूनिट डिजिट 3 आया और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डैट इज़ 21. तो फिर यूनिट डिजिट 1 आया और 1 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7. सो ये साइक्लिसिटी चलता है, दिस इज़ अ साइकिल. अब इसका साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी इज इक्वल टू 4. तो साइक्लिसिटी अगर 4 है तो होगा क्या, हर 4 के पावर के बाद रिपीट करेगा. ठीक है, सो अगर 4 के पावर रिपीट करेगा तो बेसिकली 2137 पर पावर 753 है. तो हम ये चेक करते हैं कि ये 4 से अगर डिवाइड करें तो इसका पावर कितना बच रहा है. सो बेसिकली 52 इज डिविजिबल बाय 4, तो बचेगा कितना 2137 पर पावर. जो 4 वाले साइक्लिसिटी है वो तो चले जाएंगे, सिर्फ पावर यहाँ पे 1 बच जाएगा. ठीक है,
सो बेसिकली अब 7 पे पावर 1 इसको हम ट्रांसफॉर्म किए हैं, ठीक है। सो डेट इज़ इक्विवेलेंट टू 2137 पर पावर 1 और इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 7। सो आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सेज, मान लो 15 कह रहा है फॉर हाउ मैनी नॉट नेसेसरीली पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, नॉट नेसेसरीली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, integer values of n is the value of 4000 into 2/5 per power n, ठीक है। n इंटीजर, n इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस आर 3, B 4, C 8 and D 9। सो हाउ डू वी प्रोसीड दिस, क्या कह रहा है कि ये इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है, 4000 इंटू 2/5 पर पावर n है, ठीक है। सो बेसिकली अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो 4000 कैसे लिखाएगा, 1000 इंटू 4 एंड दैट इज़ 500 इंटू 8, या फिर ऐसे लिख सकते हो 125 इंटू 32। सो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें 4000 का तो 5 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर 5 है, और ये कितना हो गया 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर -n, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक तरफ देखा जाए तो 2 टू द पावर 5 प्लस n हो गया और 5 टू द पावर 3 माइनस n हो गया, ये हो गया। नाउ एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर। ये तो क्या है, फॉर हाउ मेनी इज द वैल्यू एन इंटीजर। तो इंटीजर होने के लिए एक तो कंडीशन ये होना पड़ेगा कि पहला कि जो 5 प्लस n लिखा गया है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होना चाहिए। इंटीग्रल कंडीशन तो यही होगा। क्या लिखा है देखो बच्चों, फॉर हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ n इज द वैल्यू ऑफ दिस एन इंटीजर। तो n का तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो पहला तो हम ये लिखेंगे 5 प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, सेकंड केस क्या होना चाहिए कि 3 माइनस एन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब 3 माइनस एन अगर ग्रेटर देन 0 है तो n क्या हो जाएगा बच्चों, n लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो एक तरफ लेके आए तो माइनस एन क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये याद रखना बच्चों कि जब माइनस साइन दोनों साइड से मल्टीप्लाई होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो पहला केस तो ये हो गया एन ग्रेटर देन इक्वल टू -5, सेकेंड हो गया एन लेस देन इक्वल टू 3। अब क्योंकि दोनों केस होना चाहिए बोथ, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो एन कहाँ से कहाँ है बेटा, -5 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या फिर इक्वल। तो टोटल वैल्यूज़ कितने हो गए, -5 से लेके 3। कैलकुलेशन कैसे करना है, तो 3 माइनस -5 और +1, टोटल नंबर यही हो जाएगा। सो टोटल वैल्यूज़ ऑफ n, तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए टोटल कितने हो गए 9 वैल्यूज़। सो 9 n का नंबर है, ठीक है। तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो 9 हो सकते हैं, आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, next is question number 16. So 16 says find the number of ordered pairs, find number of ordered pairs of positive integers, मतलब m n such that mn belongs to z plus, ठीक है। और क्या, such that m square n is equal to 20 पर पावर 20, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली 20 टू द पावर 20, हाउ कैन वी राइट दिस। अब m और n जो है वो z प्लस के फॉर्म में हो और साथ में ये सेटिस्फाई कर रहा हो इक्वेशन m स्क्वायर n इज इक्वल टू 20 पर पावर 20, ठीक है। तो हाउ डू वी डू इट, तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे m स्क्वायर n को और 20 पर पावर 20 को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, तो हमें ये बात पता है बच्चों कि अगर ए बी पर पावर n है तो डैट कैन बी रिटन एज a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, ये तो लिखा ही जा सकता है, ठीक है। ओके, तो 20 को प्राइम फैक्टराइज अगर करें तो डैट इज़ 4 इंटू 5 पर पावर 20।
सो 4 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 20, पहला क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और पर पावर 20, और इधर कितना हो गया बच्चों 5 पर पावर 20। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 40 इंटू 5 टू द पावर 20, ये आ गया। अब अगर ऐसा है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एम स्क्वायर एन का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 टू द पावर 40 इंटू 5 टू द पावर 20। तो यहाँ पे एक बात तो है बच्चों, क्या कि एम भी, नाउ इसका मतलब एम भी जो रहा होगा वो किस पावर का रहा होगा, सपोज 2 टू द पावर ए इंटू 5 टू द पावर बी का रहा होगा, और एन भी जो रहा होगा, एन भी जो रहा होगा वो 2 टू द पावर मान लो कुछ सी रहा होगा और 5 टू द पावर डी रहा होगा। नाउ दिस इज ट्रू, क्यों ट्रू है, क्योंकि एम स्क्वायर एन का जो वैल्यू आया वो सिर्फ 2 और 5 के पावर में है, तो एम मस्ट बी ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म 2 टू द पावर ए इंटू 5 टू द पावर बी, और एन ऑल्सो मस्ट बी ऑफ फॉर्म 2 टू द पावर सी इंटू 5 टू द पावर डी। तो बेसिकली अगर इसको 1 2 और ये इक्वेशन 3 है, अगर तीनों को हम सेटिस्फाई करवाएं तो क्या निकलेगा कंक्लूजन, इन 1 एम स्क्वायर एन कितना है 2 टू द पावर 40 इंटू 5 टू द पावर 20 है। सो बेसिकली अगर एम स्क्वायर को लाया जाए तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2a इंटू 5 टू द पावर 2b, और सिमिलरली एन कितना हो जाएगा 2 टू द पावर c इंटू 5 टू द पावर d, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 40 इंटू 5 टू द पावर 20। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपैरिजन, कैसे कंपैरिजन करेंगे, सेम बेस है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 5 टू द पावर 2b प्लस d, सो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 40 इंटू 5 टू द पावर 20। नाउ अब 2 का पावर एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो इधर 2 का पावर कितना है 2a प्लस सी, और इधर कितना है 2 टू द पावर 40। हमें ये बात पता है बच्चों कि a टू द पावर x अगर a टू द पावर y के बराबर है तो x इक्वल टू वाई तो लिखा ही जा सकता है, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, ठीक है, जहाँ की a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट। अब इस केस में क्या हो सकता है, x और y एनीथिंग हो सकता है जब a 1 हो, तो बस हम यहाँ पे a कह रहे हैं कि a क्या है 2 है, तो x इक्वल टू वाई होगा। सो 2a प्लस सी शैल बी इक्वल टू 40, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा 2b प्लस डी दैट इज इक्वल टू 20, ये आ रहा है। सो दिस इज अनदर केस, दिस इज 2। अब एक बात बताओ, पहले इक्वेशन का कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो सिंपल सी बात सोचो, 2a प्लस सी 40 दिया हुआ है, तो इसका मतलब c जो होगा वो 40 माइनस 2a होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी हमें कैसा चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट बिलोंग्स टू z प्लस, तो मतलब z प्लस है तो इसका मतलब ए बी सी डी तो पॉजिटिव ही रहा होगा, ए बी सी डी नॉट पॉजिटिव, मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी डी शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहा होगा। तो सी आया 40 माइनस 2a, तो यहाँ से a का क्या हो जाएगा, a का वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है, a 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, तो 20 तक हो सकता है। सो a के लिए कितना वैल्यूज़ हुआ, टोटल 21 वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन हैज़ 21 सॉल्यूशंस। अच्छा ऐसा क्यों है 21 सॉल्यूशन, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए था, ए और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, और ए सी इंटीजर चाहिए था, ए सी बिलोंग्स टू z प्लस ये भी चाहिए था, एंड 0 मतलब z प्लस की जगह z ही कह लो, 0 भी इंक्लूडेड है। तो इसमें कितने केसेस मिले हमको 21। अच्छा सेकेंड इक्वेशन के लिए कितना सॉल्यूशन होगा, तो फिर से हम वही करेंगे, d इज इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस 2b, तो b तो 0 हो सकता है, b 1 हो सकता है, और ये जाते जाते कहाँ तक हो सकता है 10 हो सकता है, तो b 10 हो गया। अब बेसिकली इसमें टोटल कितना केस आया, तो 11 केसेस आए, 11 केसेस सेकेंड वाले में है और 21 सॉल्यूशंस पहले वाले के लिए, तो ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन कितना हो सकता है, सो हाउ मेनी टोटल सॉल्यूशंस कैन बी देयर, तो ये दोनों इक्वेशन तो इंडिपेंडेंट है अपने में, तो इसका अलग से एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंगली इसका 11 केसेस हो सकता है। सो इन टोटल देयर कैन बी 21
into 11 that is 210, that is 231 cases are possible. तो आंसर विल बी 231. तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि किसको सेटिस्फाई करता हो, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो. तो टोटल ऐसे कितने पेयर्स हैं, 231 पेयर्स. ठीक है, 231 पेयर्स होंगे. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट ये कितना नंबर था बच्चों, दिस इज 16. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17. सो फॉर 17 इट सेज सपोज mn belongs to positive integer that is z plus such that 75m is equal to n cube is equal to n cube. What is the minimum, what is the minimum possible value of m plus n. m plus n का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा. सो अब कैसे प्रोसीड करें, तो m और n कैसा चाहिए, z प्लस के फॉर्म का चाहिए. ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 75 n क्यूब के फॉर्म का चाहिए. तो बेसिकली 75m इज इक्वल टू n क्यूब, दिस इज इक्वेशन 1. और m और n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, z प्लस से. अब 75 को क्या तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है, 25 इंटू 3. तो प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं n क्यूब. अब ये क्या होना चाहिए, ये तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, इट मस्ट बी परफेक्ट क्यूब. क्यों ऐसा होना चाहिए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि n जो है वो पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स है. तो n क्यूब भी पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, और अगर इंटीग्रल होना है तो इसके लिए इस साइड वाले को परफेक्ट क्यूब होना पड़ेगा. ठीक है, अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n चाहिए. तो एक बात बताओ, ये m ऐसा क्या लें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. देखो पहले से 3 है और पहले से 2 5 है, तो मिनिमम कितने 3 चाहिए, मिनिमम 3 का स्क्वायर चाहिए और 1 5 चाहिए, तभी जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 45. ठीक है, सो अब ये तो हो गया कि ये 45 हो रहा है. तो अगर ये 45 हो रहा है तो n कितना हो जाएगा. सो बेसिकली व्हाट विल बी n, तो n क्यूब मेरा कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब. सो बेसिकली n विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 15. तो m आ गया 45, n आ गया 15, तो m प्लस n कितना हो जाएगा बच्चों, सो दैट इज 45 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 60. सो आंसर इज 60. ये हो गया 60. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 सेज, 18 नंबर, it says find all positive integers, find all n belongs to z plus such that क्या है, n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 29 इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, ये होना चाहिए. ठीक है, so for each value of n, for each n compute the cubic polynomial. ये करना है और साथ में ये दिखाना है कि showing it is prime, ठीक है. so how do we proceed this, अब प्रोसीड करने का तरीका क्या है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो n है, n बिलोंग्स टू z प्लस है, तो n बिलोंग्स टू z प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा. n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 29. इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग रैशनल रूट थ्योरम सीखे नहीं है बच्चों, बट अगर आप क्लास 9 याद करो तो ऐसे के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके रूट्स देखते हैं. तो रूट्स के लिए क्या करते हैं, जब क्यूबिक इक्वेशन होता है तो हम हीट एंड ट्रायल ले सकते हैं. अब हीट एंड ट्रायल लेने का तरीका क्या है, पहले तो 0 डालो, नहीं आया, n को 1 डालो, अगर 1 डालते हैं तो कितना आ रहा है, 41 और 41, तो n इक्वल टू 1 मेक्स दिस 0. तो अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब n माइनस 1 एक फैक्टर होगा, तो n माइनस 1 यहाँ आ गया बच्चों. अब n माइनस 1 आया तो देखो ईजी तरीका कैसे है निकालने का, बाकी क्या होगा. सो बेसिकली ये n माइनस 1 है, तो यहाँ देखो ये n क्यूब है,
तो n को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो क्यूब आएगा, तो n स्क्वायर के साथ। अच्छा लास्ट वाला टर्म देखो, यहाँ -29 है, तो कांस्टेंट क्या होगा, अब यहाँ -1 है और यहाँ -29 चाहिए, तो यहाँ +29 होना चाहिए, तभी जाके वो -29 बना होगा। अच्छा अब एक बात सोचो, n का पावर 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया, बीच में क्या बचा होगा, बीच में जो भी बचा होगा वो n के फॉर्म में होगा, हमको कोएफिशिएंट नहीं पता x का, तो x कैसे निकालते हैं बच्चों, तो कंपैरिजन करके। कंपैरिजन किससे करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे पता है n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -12, तो यहाँ भी हम n स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालेंगे। अब n स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा कैसे, तो एक तो n x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो बेसिकली दिस विल बी x इंटू एन स्क्वायर। अच्छा -1 n के स्क्वायर के साथ, तो -n स्क्वायर ये हो गया, एंड इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो -12 n स्क्वायर, सो बेसिकली x -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -12, तो x कितना हो जाएगा, x विल बी -12 + 1 दैट इज इक्वल टू -11। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि n क्यूब -12n स्क्वायर प्लस 40n -29 शैल बी इक्वल टू n -1 इंटू n स्क्वायर -11n प्लस 29। सो दिस इज देयर। तो अब क्या चाहिए कि दिस इज व्हाट, फॉर n दिस इज ए प्राइम नंबर। अब ये प्राइम है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि दो केस हो सकता है। केस वन ऐसा हो सकता है बच्चों कि n-1 जो है वो प्राइम रहा हो, n-1 इज प्राइम, ठीक है। अब n-1 प्राइम रहा हो, सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि n स्क्वायर -11n प्लस 29, प्राइम का मतलब नॉट प्राइम। मैं ये कह सकता हूँ कोई भी प्राइम नंबर तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो एक बार केस n-1 1 होगा, एक बार n स्क्वायर -11n प्लस 29 ये 1 होगा। अब दोनों केस में, तो इस केस में क्या हो गया, n तो 2 हो गए, ठीक है। अगर n 2 हो गया तो सेकेंड वाला देखना पड़ेगा कि n स्क्वायर -11n प्लस 29 क्या ये प्राइम है। सो 2 का स्क्वायर 4 -22 प्लस 29, सो दैट इज 7 + 4 11, तो ये भी प्राइम आ रहा है, ठीक है। सो दिस वर्क्स, तो n इक्वल टू 2 इज करेक्ट। अब सेकेंड वाला केस, अगर n स्क्वायर -11n प्लस 29 तो n स्क्वायर -11n प्लस 28 इक्वल टू 0 हो गया। सो बेसिकली n स्क्वायर -7n -4n प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 0, तो n -4 इंटू n -7 ये हो गया 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 7 ये दोनों हो गया। लेकिन एक बात सोचो, सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि n इक्वल टू 4, ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट दिस इज ए प्राइम नंबर। हाँ, तो n इक्वल टू 4 आया। अब क्या है कि n-1 में तो पुट करते हैं, तो n-1 बराबर क्या है, तो कितना हो जाएगा, n 4 है तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। अच्छा n 7 है तो n-1 कितना हो गया, 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। बट 6 इज नॉट प्राइम, ठीक है, 6 तो प्राइम नहीं है। और हमें चाहिए क्या था, यहाँ देखो, फॉर ईच n कंप्यूटर गिवन n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ z प्लस, और ये प्राइम होना चाहिए, दिस शैल बी प्राइम। तो बेसिकली n 3 आया, तो n 3 के लिए तो प्राइम है, ठीक है। और n अगर 3 आ गया, इधर n 4 है इसमें, और इधर n 6 है, तो ये तो प्राइम नहीं आ रहा, ठीक है। तो 4 वर्क्स, सो 4 वर्क्स। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा n का, एक तो 2 के लिए वैलिड था, एक तो 4 के लिए वैलिड था। तो फॉर कंप्यूटर, तो n इक्वल टू 2 एंड 4 दोनों के लिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और साथ में ये प्राइम नंबर भी है। अगर कैलकुलेट करना है तो चेक इट आउट, इफ़ आई पुट 2, तो बेसिकली ये कितना हुआ था, 1 इंटू समथिंग, जब 4 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू समथिंग, सो 3 इंटू कितना था, 3 इंटू 4 दैट इज़ 12, तो हो तो गया। सो बेसिकली n क्यूब -12n स्क्वायर प्लस 40n -29 ये प्राइम चाहिए था, तो डन। ओके, नेक्स्ट सेज, ठीक है। सो नेक्स्ट वैल्यू सेज, नेक्स्ट मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली अगर आपको ये लग रहा है कि ये पूरा प्राइम होना चाहिए, तो ये पूरा प्राइम है। कैसे है, तो जब n इक्वल टू 2 डाला जा रहा है तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, इसके लिए 11 आ रहा है, तो इसको प्राइम करना है, तो ये तो हो गया ना प्राइम इस वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली फिर n इक्वल टू 3 के लिए
n इक्वल टू 4 के लिए फिर प्राइम हो गया, ठीक है। सो इसको प्राइम करना है, यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना नंबर होगा बच्चों, 18, 19। सो 19 नंबर क्वेश्चन इज लेट x and y be 2-digit integers, ठीक है, 2-digit integers such that y is obtained by reversing the digits of x, by reversing the digits of x, ठीक है, x के डिजिट को रिवर्स करके आ रहा है, ठीक है, reversing the digits of x, the integers x and y, the integers x and y satisfy, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रहा है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, फॉर m बिलोंगिंग टू z प्लस, ठीक है। फाइंड x प्लस वाई प्लस m, ठीक है। सो ऑप्शंस आर 116, b 88, c इज 108, d इज 154, ये है। सो फॉर सॉल्यूशन क्या कह रहा है, x और y 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर बनाए हो तो ये 2 डिजिट नंबर वाला केसेस आप जानते होंगे। मान लो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट मान लो b है, टेंस डिजिट a है, ठीक है। तो x जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। अच्छा अब रिवर्स अगर करें तो यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे a, तो y कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10b प्लस ए। ओके अब बोला क्या गया है, बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये दे रखा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये है। सो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड दिस इज गिवन एज एम स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कर लो तो 10a प्लस ए 11 है, प्लस 11b, तो 11 बाहर आ गया, a प्लस बी। अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट करें x माइनस वाई, तो 9a माइनस 9b, सो 9 इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम स्क्वायर। नाउ सो बेसिकली यहाँ से क्या पता चला कि एम स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 99 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये आ गया। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्यों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये लिख दिया है कि m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दिस m मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होना है तो मिनिमम क्या होना पड़ेगा, इसको सारे पावर्स को इवन होना पड़ेगा। तो अगर इवन होना पड़ेगा तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि सपोज परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 99, तो दिस इज 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ऐसा है। तो बेसिकली एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये तो पावर इवन है लेकिन ये इवन नहीं है, 11 इस पे पावर 1 है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगला जो पावर होना चाहिए दैट इज 11 मस्ट डिवाइड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्ट लिखा है, इसका मतलब होता है 11 मस्ट डिवाइड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये केस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए और बी, ए एंड बी आर सिंगल डिजिट्स, ए एंड बी आर सिंगल डिजिट, और डिजिट कहाँ से कहाँ होता है, तो डिजिट होता है बच्चों 0 से 9, डिजिट 0 से 9 होगा। तो अब a माइनस बी है और इस केस में a या b दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता, सो a b कैन नॉट बी ज़ीरो, तो बेसिकली 1 हो सकता है, 9 तक हो सकता है। तो a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी 11 मस्ट डिवाइड a माइनस बी, तो बेसिकली a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू हम ये चेक करते हैं कि ये तो 9 माइनस 1 दैट इज 8 हो सकता है, लेकिन तो 11 तो a माइनस बी को डिवाइड नहीं करेगा, 11 कैन नॉट डिवाइड a माइनस बी, काहे, तो जब मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकता है तो उससे बड़ा तो होगा नहीं, तो 11 मस्ट डिवाइड a प्लस बी, ये होना चाहिए कि 11 a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब एक बात सोचो, a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है,
ये गेस करना। अब गेस कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं सपोज एक केस ऐसा कि a 9 है और b 8 है, तो इस केस में a प्लस बी क्या होगा 17, तो 17 मैक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब a प्लस बी 22 तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और a प्लस बी 0 तो होगा नहीं क्योंकि a और b दोनों नॉन जीरो है, तो एक ही वैल्यू बच सकता है a प्लस बी 22 से छोटा हो और 11 का मल्टीपल हो, तो a प्लस बी बच्चों 11 होगा। अब a प्लस बी 11 आया, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, अगर a प्लस बी 11 आया और हमें क्या चाहिए 11 मस्ट डिवाइड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका मतलब a माइनस बी क्या होगा 1, सो बेसिकली a माइनस बी 1 हो सकता है, ठीक है। अब ये अगर हो गया तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस अवेलेबल। सो कंडीशन क्या क्या अवेलेबिलिटी होगा, सो वी कैन से कि a प्लस बी अगर 11 है a माइनस बी 1 है। अच्छा a माइनस बी अगर कहोगे कि 2 क्यों नहीं हुआ, सो बेसिकली अगर 2 हो जाता तो फिर से वो 2 का पावर 1 ही रहता, और हमें क्या चाहिए, हमें जो भी चाहिए वो स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, मतलब पावर इवन फॉर्म में चाहिए, ठीक है। सो a प्लस बी अगर 11 है तो a माइनस बी क्या होगा, या तो 1 होगा। अच्छा एक और केस हो सकता है, मान लो a प्लस बी 11 है तो a माइनस बी और क्या हो सकता है, 11 मस्ट डिवाइड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो बेसिकली यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो एक और केस किया जा सकता है कि a माइनस बी 4 किया जा सकता है, ये हो सकता है। अच्छा 5 हो सकता है क्या, नहीं 5 का स्क्वायर होगा, इवन पावर्स चाहिए, 6 हो सकता है नहीं, 7 हो सकता है नहीं, 8 हो सकता है नहीं, तो 9 भी तो हो सकता है, तो a प्लस बी 11 और a माइनस बी 9, ये कंडीशन भी तो आ सकता है। तो बेसिकली अगर सारे कंडीशन ट्रू हैं तो इसके लिए a कितना आया 15/2 और b कितना आया 11 माइनस 22 डेट इज 7/2, बट ये तो ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि a और b मुझे कैसा चाहिए था बच्चों, a और b डिजिट है, तो डिजिट तो 0 से 9 होगा, तो दिस इज रॉन्ग। सो अब इस केस में a कितना होगा 6 और b कितना होगा 5, तो ये एक केस तो ट्रू है। अब सेकंड केस a कितना हो गया 10 और b कितना हो गया डेट इज 10 माइनस 9 डेट इज 1, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि a तो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, a मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ 1 से लेके 9 तक, लेकिन ये तो 10 आ गया, सो ये तो गलत है। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या कह रहा है, तो a 6 होना चाहिए b 5 होना चाहिए, बस यही हो गया। तो a 6 और b 5 है, तो बेसिकली x कितना हो गया बच्चों, तो x हो जाएगा 65 और y कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो m कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 65 प्लस 56 इंटू 65 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो 6 5 11 6 5 121, तो m स्क्वायर, तो m कितना हो गया 11 इंटू 3 दैट इज 33, ठीक है। तो सम पूछा गया था, तो कितना 65 प्लस 56 प्लस 33, सो बेसिकली दिस इज 11 प्लस 4 14 and 6 5 11 13 14 154 is the answer, so this is a very nice question, ठीक है। next question says question number 20, so for 20 number question says for each positive integer n belonging to z plus and n is greater than 1, ठीक है, let p of n denote greatest prime factor of n, greatest prime factor of n, ठीक है। so for how many n belonging to z plus it is true that both p of n is equal to root n and p of n plus 48 is equal to root of n plus 48, ये शो करना है। तो कितने वैल्यू के लिए,
ऑप्शंस 0, 1, 3, 4 एंड ई इज़ 5। तो कितने वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा बच्चों? तो फॉर सॉल्यूशन पार्ट लेट्स सी अब क्या बोला है कि पी ऑफ एन रूट एन होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो पता होगा बच्चों, पी ऑफ एन का मतलब क्या है? पी इज़ सपोज अ पॉलिनोमियल इन एन। तो पी ऑफ एक्स जैसे ऐसा लिखते हैं, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या करते हैं, जब पी ऑफ वन डालते हैं तो एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस होता है? वन। तो ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी ऐसा लिखा जाता है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है, पी ऑफ एन जो है वो रूट एन है और पी ऑफ एन प्लस 48 जो है वो रूट ऑफ एन प्लस 48 है। ठीक है, सो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं। और हमें क्या करना है, इट इज़ ट्रू डेट दिस, हाँ ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से कि इफ़ गिवन क्या है, पी ऑफ एन कितना दे रखा है बच्चों? रूट ऑफ एन। तो इसका मतलब क्या होगा कि और पी ऑफ एन, यहाँ पे पी क्या है? पी एन मतलब ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है। इसका मतलब यहाँ पे पी का मतलब क्या था? पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन मान लेते हैं ये पी वन रहा। तो रूट ऑफ एन, लेट्स से दिस इज पी वन, तो एन कितना हो जाएगा? पी वन का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ की पी वन प्राइम नंबर है, पी वन इज प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा इसी तरह क्या होगा बच्चों, रूट एन प्लस 48 इसको भी हम लोग पी टू मान लेते हैं। सो एन प्लस 48 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू पी टू का स्क्वायर। और पी टू क्या है? प्राइम नंबर। दिस इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। ये बात हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, ठीक है, कंबाइन कैसे करेंगे? एन को एलिमिनेट करके। तो हम ये कह सकते हैं कि पी टू का स्क्वायर माइनस पी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 आ रहा है। ठीक है, सो 2 माइनस वन करा है मैंने, 2 माइनस वन। तो यहाँ से क्या हुआ? पी टू प्लस पी वन इंटू पी टू माइनस पी वन एंड दैट इज इक्वल टू वॉट? दैट इज इक्वल टू 48। अच्छा, अब एक बात है कि P2 और P1 जो है वो तो बड़ा है जीरो से, क्योंकि प्राइम की बात की जा रही है। तो इसका मतलब P2 प्लस P1 जो होगा वो P2 माइनस P1 से तो बड़ा ही होगा बच्चों। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम ये चेक करते हैं कि 48 को कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है। सो बेसिकली इट कैन बी ब्रोकन डाउन एज 48 इंटू वन, इट कैन बी ब्रोकन डाउन एज 24 इंटू टू, इट कैन बी ब्रोकन डाउन एज 16 इंटू थ्री, it can also be broken down as 12 into 4, 8 into 6 and I think that is the case। तो इतने तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, 48, 24, 16, 12, 8। बाकी केस में तो उल्टा भी लिख सकते हैं, बट उल्टा लिखेंगे नहीं क्योंकि P2 प्लस P1 बड़ा है। तो केसेस क्या क्या हो गया? सो केस 1 कि P2 प्लस P1 48 है और P2 माइनस P1 1 है। तो इस केस में क्या हुआ? P2 जो आया वो 49/2 आया, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि प्राइम नंबर चाहिए था। तो ये केस हटा दिया। फिर P2 प्लस P1 कितना है? 24 और P2 माइनस P1 कितना है? दैट इज़ 2। तो यहाँ पे P2 कितना आ जाएगा? 13। अगर P2 13 आ गया तो P1 कितना हो जाएगा? 24 माइनस 13 दैट इज़ 11। तो ये तो ट्रू है, दोनों प्राइम आया। ठीक है, सो अगला केस क्या है? अगला केस ऐसा है बच्चों कि P2 प्लस P1 16 और P2 माइनस P1 3। तो दोनों को जब सम करेंगे तो फिर से ऑड आएगा, तो ये वाला केस भी चला गया। अच्छा, इसके बाद वाला केस क्या है? P2 प्लस P1 12 है और P2 माइनस P1 4 है। तो इसमें भी जब ऐड करेंगे बच्चों तो P2 कितना हो गया? 8। तो ये भी चला गया, P2 तो प्राइम होना चाहिए था। सो लास्ट वाला केस P2 प्लस P1 8 है और P2 माइनस P1 6 है। तो बेसिकली यहाँ भी P2 कितना हो जाएगा? 7 और P1 कितना हो जाएगा? दैट इज़ 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि P1 तो प्राइम नहीं हुआ। तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 13 और 11। सो बेसिकली P1 P2 जहाँ की प्राइम नंबर आता तो बोल रहा है कि 11 और 13 इज़ द ओनली ऑप्शन। ठीक है, सो द ओनली सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज दिस इज दिस। ठीक है, 11 13। तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n जो कि सेटिस्फाई करे बोथ स्टेटमेंट को। ठीक है,
वो तो सिर्फ एक ही होगा, वैल्यूज़ P1 और P2 का अलग अलग आया, बट मैंने n मान रखा है ना कि n क्या होगा, तो n तो इसके लिए एक ही होगा, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये हो गया। नेक्स्ट इज आई गेस 22, सो दिस इज 21। नेक्स्ट 21 सेज क्या, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n बिलोंगिंग टू z प्लस, ठीक है, डज 1 + 2 प्लस चलता रहे प्लस n इवनली डिवाइड फ्रॉम 6n, 6n से डिवाइड होता हूँ, ठीक है। सो फॉर दिस हाउ डू वी प्रोसीड, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या कह रहा है, 1 + 2 प्लस दिस शैल डिवाइड फ्रॉम 6n, इसका मतलब क्या है, इवनली डिवाइड फ्रॉम 6n, तो 6n से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 6n बाय 1 + 2 प्लस ये n, ऐसा होना चाहिए कंडीशन, मस्ट बी एन इंटीजर, तभी तो डिवीज़न होगा। अब ये अगर इंटीजर है बच्चों, तो नीचे वाला जो लिखा है ये तो AP है, और AP में अगर सम ऑफ टर्म्स करोगे तो ये आएगा n × n + 1/2, ठीक है। कैसे आया, तो बेसिकली टोटल टर्म्स n है तो n/2 और 2a + n - 1d, यही होता है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का, तो 2a दैट इज 2 + n - 1, तो आ गया n × n + 1/2, ठीक है। तो अब इसको अगर लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाय n × n + 1, और बेसिकली एक n है, सो n विल गेट कैंसल्ड, सो दिस विल बी 12/n + 1। अच्छा, n कैंसिल क्यों हुआ, तो n बिलोंग्स टू z प्लस, तो n तो 0 नहीं है, कैंसिल तो कर सकते हैं, ठीक है। सो 12/n + 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि 12 डिवाइड्स n + 1, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब हम ये कह सकते हैं n + 1 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 12, मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 12, तो 12 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 12 का फैक्टर होने के लिए, 12 का फैक्टर है क्या क्या, 1 2 3 4 6 एंड 12, यही है। तो अगर n + 1 को 1 रखें तो n क्या आएगा, 0, ठीक है। फिर उसके बाद n + 1 को, तो n कितना आएगा, 1, फिर कितना आएगा, n + 1 3 है तो n 2 आएगा, फिर n 3 आएगा, फिर n 5 आएगा, और n कितना आएगा, 11। तो इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू ले लें, 0 1 2 3 5 और 11 आ रहा है, बट 0 पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से रहे, ये 5, तो कितने नंबर हो जाएंगे, हाउ मैनी, ठीक है। ऑप्शंस अगर देखा जाए तो मान लो मैं रखता हूँ 3 5 सपोज 7 और D 9, तो आंसर विल बी 5, ठीक है। टोटल कितने वैल्यूज़ हुए, 5 वैल्यूज़, जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 22, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन सेज फॉर ईच पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, A ≠ B, डिफाइन ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन डिफाइन करा है, ऑपरेशन स्टार, इसको डिफाइन कर रहा है एज, क्या डिफाइन कर रहा है कि A B जो है वो आ रहा है A + B बाय A - B, ठीक है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 * 2 * 3, सो ये ऑपरेशन करना है। डन, ऑप्शंस आर -2/3 B। अच्छा बच्चों, जब तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ और ऑप्शंस वगैरह लिख रहा होता हूँ, यू कैन अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, ठीक है, और अदरवाइज यू कैन जस्ट लिसन टू इट, कैसे सॉल्यूशन हो रहा है यू कैन अप्रोच नाउ। सो अगर इस पार्ट में है तो फॉर ईच पेयर ऑफ रियल नंबर्स ऐसा ऑपरेशन है, तो इसका मतलब 1 * 2 * 3, तो पहले तो हम इसको ऑपरेट करेंगे अंदर वाले को, तो ये अगर ऑपरेट करेंगे तो कितना लिखाएगा, 1 + 2/1 - 2,
और स्टार 3. सो बेसिकली दिस इज -3 और स्टार 3. तो ये कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी -3 + 3 डिवाइडेड बाय -3 ऑपरेशन तो यही है. सो डैट विल बी 0. सो आंसर इज 0. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd. तो 23rd number question says sum of the digits. So it is the sum of the digits of a two-digit number is subtracted from the number. ठीक है, नंबर से सब्ट्रैक्ट करा गया. ओके. द यूनिट्स डिजिट ऑफ द रिजल्ट इज 6. यूनिट डिजिट क्या है रिजल्ट का? 6. हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स हैव दिस प्रॉपर्टी? अब कितने ऐसे टू डिजिट नंबर्स होंगे जिसका ये प्रॉपर्टी होगा? ठीक है. सो लेट मी चेक आउट. अच्छा, तब तक मैं जब तक ऑप्शन लिख रहा हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट. ए इज़ 5, बी इज़ 7, सी इज़ 9, डी इज़ 10, ई इज़ 19. ठीक है. अटेम्प्ट लेने का मतलब है बच्चों, बस जस्ट थिंक कि हाउ द प्रोसेस वुड बी. आई एम नॉट टेलिंग यू टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड अराइव्ड एट द कंक्लूजन. ठीक है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. अब कहा क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, तो फिर से मैं मानता हूँ कुछ यूनिट प्लेस होगा, कुछ टेंस प्लेस. पहला तो यही मानेंगे. स्टेटमेंट को पढ़ते चलो और आइडेंटिफाई करते चलो. यूनिट डिजिट को बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं. ठीक है. सो बेसिकली मैं नंबर क्या हो गया? सो नंबर बिकम्स 10a + b. ठीक है. अब कहा क्या है? इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द सम ऑफ द डेट्स. तो सम ऑफ डेट कितना होगा? a + b. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10a + b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a + b. ठीक है. सो दिस इज देयर. तो 9a आया. ठीक है. अब 9a में जो भी आया तो मस्ट हैव यूनिट डिजिट 6. यूनिट डिजिट कह रहा है कि 6 होना चाहिए. ठीक. अब ये पॉसिबल कब है? अच्छा, एक और बात, ए और बी जो है वो बेसिकली ए एंड बी कैन बी फ्रॉम दिस इज डिजिट. तो ये सिंगल डिजिट वाला वैल्यू जो है वो 0 से 9 बिलोंग कर सकता है. अच्छा, जिसमें कि ए तो 0 नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी 0. तो ऐसा किस वैल्यू के लिए 9a का यूनिट डिजिट 6 आएगा? तो ए को जब 4 रखेंगे उसके बाद किसी में भी नहीं आएगा. 5, 6, 7, 8, 9, 9 × 8 72 होता है, 9, 9, 81 होता है, तो नहीं आएगा. सो बेसिकली ए को तो 4 होना ही पड़ेगा. सो ए मस्ट बी 4. अब ए अगर 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या चाहिए? 10a + b. तो a 4 हो गया. अब a 4 अगर है तो बोला गया था यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्ट इज 6. तो 6 तो आ ही रहा है. किसके लिए? जब a 4 आ रहा है तो उसके लिए तो 6 आ रहा है. तो बेसिकली अब कितने जगह पे ऐसी प्रॉपर्टी हो पाएगी? तो हम तो ये कह सकते हैं कि a 4 है तो b कुछ भी हो सकता है. तो b 0 भी हो सकता है, b 1 भी हो सकता है, b 2 भी हो सकता है, 3, b 4 भी हो सकता है, b 5, 6, 7, 8 एंड 9 ऐसे में से कोई भी हो सकता है. सो बेसिकली नंबर कितने हो सकते हैं? 6, 10 टोटल दैट कैन बी देयर इज 10. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन से इस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24. सो फॉर 24 वी हैव, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स. ठीक है, नंबर्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है इनको? दैट द मिडिल डिजिट. ठीक है, मिडिल डिजिट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट. एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स. ठीक है. सो बेसिकली अब ये सेटिस्फाई कैसे करवाओगे? ठीक है.
3 डिजिट नंबर चाहिए। ओके, सो अगर 3 डिजिट नंबर चाहिए तो हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं बच्चों? तो एक तरीका तो ये है सिंपल कि ABC, अच्छा इसमें ऑप्शन लिख लें, तब तक आप यू कैन गिव एन अटेम्प्ट। 41, 42, C 44, D इज़ 45। तो कैसे होगा 3 डिजिट नंबर जो सेटिस्फाई करे कि मिडिल डिजिट जो है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट है? सो ABC इज़ अ नंबर, इसका यूनिट प्लेस, इसका टेंस प्लेस, इसका 100 प्लेस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ABC जो है वो बेसिकली इज़ एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेके 9, और A जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर 3 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं। अब हमें बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि B जो है वो A+C/2 होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, B मस्ट बी इवन, B मस्ट बी इवन। क्यों? क्योंकि अगर इवन नहीं होगा तो 2 से कटेगा नहीं, और 2 से कटेगा नहीं तो डिजिट तो इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर होगा नहीं, तो B को इवन होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A+C मस्ट ऑल्सो बी इवन, मस्ट ऑल्सो बी इवन, ये भी कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अब A+C इवन है, अब इसके दो केस हो सकते हैं। A+C इवन है तो या तो AC बोथ ऑड, या फिर एक केस हो सकता है बच्चों AC बोथ इवन। बाकी कोई भी केस में ऐसा नहीं होगा कि दो का सम इवन आए। अगर A और C इवन ऑड रहा तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कंडीशन तो यही हो सकता है बच्चों, AC बोथ इवन। अब अगर AC बोथ इवन और AC बोथ ऑड, मान लो जैसे ये है, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, A 1 3 5 7 9 हो सकता है, ठीक है, ये A हो सकता है। सो बेसिकली A कैन बी दिस, तो C भी इसमें से कुछ हो सकता है, 1 3 5 7 9, दिस इज ट्रू। अब अगर ऐसा हुआ बच्चों तो एक बात गौर करना कि अगर हम A को 1 चुनते हैं तो C कैन बी एनीथिंग, हाँ या ना? C के लिए तो 5 ऑप्शन होगा ना, अगर A 1 है तो बेसिकली C कैन बी 9। आई कैन गिव यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल A को मैंने 1 चुना तो C तो 9 भी हो सकता है, तो इस केस में ये 5 होगा, ठीक है। A 1 है तो इस केस में ये 7 भी हो सकता है, इस केस में ये 4 होगा, तो आ तो रहा है, तो सारे केसेस पॉसिबल है। तो AC जब बोथ ऑड है तो कितने केसेस पॉसिबल होंगे? अब A1 है तो 5 केस, A3 है तो 5 केस, तो टोटल कितने केस हो गए? 5 × 5 दैट इज़ 25 केसेस इसके लिए। अच्छा AC जब बोथ इवन है, और एक बात मैंने कहा था कि A 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A 0 हो गया तो 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे, तो A कैन नॉट बी 0। तो A क्या क्या हो सकता है बच्चों? 2 4 6 8। और B क्या हो सकता है? सॉरी C तो 0 हो सकता है, C तो यूनिट डिजिट है, तो यूनिट प्लेस तो 0 हो ही सकता है, तो C कैन बी 0 2 4 6 8। अब एक बात सोचो, अगर A को 2 चुने तो C को तो 5 में से कुछ भी चुन सकते हैं, A को 4 चुने तो 5 में से कुछ भी चुन सकते हैं, तो टोटल इसमें कितना केस होगा? 5 × 4 दैट इज़ 20 केसेस। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ केस? तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 20 + 25 दैट इज इक्वल टू 45 केसेस। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। दिस इज अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बच्चों, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है, n सेटिस्फाई द कंडीशन, सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कराना है? तो 130n पर पावर 50 इज़ ग्रेटर देन n पर पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 2 पर पावर 200, ये सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। ऑप्शंस आर 12, B 65, C 105 एंड D 125। विच ऑफ देम इज करेक्ट? ठीक है। सो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, तो इसका मतलब सबसे पहला
क्वेश्चन पढ़ो और स्टेटमेंट देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स तो n मस्ट बिलोंग टू z प्लस, ये कंडीशन है। अच्छा, साथ में क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, 130n पर पावर 50 ग्रेटर देन n पर पावर 100 ग्रेटर देन 2 पर पावर 200। अच्छा एक बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर n पॉजिटिव है मतलब 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 है, तो याद रखना √3 ग्रेटर देन √2 ग्रेटर देन √1 होगा, ये ट्रू है, ठीक है। बट बेसिकली अगर मान लो ऐसा लिखा गया है कि इसमें क्यूब रूट भी ले लें तो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो n तो पॉजिटिव है। अच्छा, इसमें मिनिमम पावर कौन है, 50, 100 और 200 में 50 है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको 58 रूट निकाल लेता हूँ सारे का, 50th रूट इसका, n टू द पावर 100 का 50th रूट निकाल लिया, 50th रूट, और इसका भी 58 रूट, 2 पर पावर 200। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 130n पर पावर 50, तो ये तो 130n रहेगा, दिस इम्प्लाइज दिस विल बी 130n। अच्छा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, n पर पावर 100 और नीचे कितना हो जाएगा बाई 50, ठीक है। क्यों, क्योंकि nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a पर पावर 1/n, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 2, तो ये n स्क्वायर हो गया, ओके। अच्छा, इधर कितना हो गया 50 टू टू द पावर 4। सो बेसिकली यहाँ से क्या आया कि n स्क्वायर जो है वो 16 से तो बड़ा है लेकिन 130n से छोटा है, ठीक। अच्छा, अब पार्ट वाइज अगर सॉल्व करें, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है बच्चों, तो तरीका क्या है, देखो अलग अलग देख लो। एक बार n स्क्वायर 16 से बड़ा होना चाहिए और एक बार n स्क्वायर 130n से छोटा होना चाहिए। तो n स्क्वायर जब 16 से बड़ा है तो इसको कैसे करोगे, तो n+4 इंटू n-4 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में n जो होगा वो 4 से बड़ा होगा, तभी n स्क्वायर 16 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि n तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, तो मैं नेगेटिव को तो देखूंगा ही नहीं। सो बेसिकली n जब 4 से बड़ा है तो n स्क्वायर 16 से बड़ा हो जाएगा, ये डन है। अच्छा, नेक्स्ट केस, n स्क्वायर इज लेस देन 130n। अब n तो नन जीरो है, तो हम ये तो कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब n क्या हो गया, लेस देन 130। तो बेसिकली हमारा वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों कि n 4 से तो बड़ा होना चाहिए, 130 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यूज़ कितने हो गए, सो टोटल वैल्यूज़ विल बी 130 - 4 + 1। सो बेसिकली दिस इज, अच्छा नहीं, 130 - 4 + 1 नहीं होगा क्योंकि 4 और 130 तो इंक्लूड नहीं है। तो बेसिकली हम लोग 5 से लेके कहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं, 129 तक। तो आंसर हो जाएगा 129 - 5 + 1। सो दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 125। सो आंसर बिकम्स 125, डी इज़ द आंसर। तो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 125 पॉजिटिव इंटीजर्स, डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 कह रहा है, सपोज लेट n बी द लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है, n बी द लार्जेस्ट इंटीजर that is the product of exactly कितने वैल्यूज़ के लिए, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स d e and 10d + e, ठीक है, वेयर d and e आर सिंगल डिजिट्स, ठीक है। अब जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग द टाइमर्स, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में खुद से लिख देता हूँ, ताकि आप जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप इसको इंटरप्रेट कर सको। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, ठीक है। नाउ हाउ डू वी प्रोसीड, अब इसके लिए अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ, ए सपोज 12, बी इज़ 15, सी इज़ 18 एंड डी इज़ 21, ऐसा है। तो क्वेश्चन क्या क्या है, लेट n बी द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अच्छा, डी ई
और 10d प्लस ई ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सम, अच्छा लार्जेस्ट बोला है, तो इसका मतलब हम पहले ऐसे तो लिख सकते हैं कि n जो बोला है प्रोडक्ट बोला है किसका किसका, d इंटू ई इंटू 10d प्लस ई, और लार्जेस्ट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट होने के लिए बेसिकली हम 10d प्लस ई को लार्जेस्ट लेंगे, 10d प्लस ई मस्ट बी लार्जेस्ट। अब 10d प्लस ई मस्ट बी लार्जेस्ट के लिए कंडीशन क्या हो सकता है, और d और e सिंगल डिजिट, तो बेसिकली डी ई जो हमको चूज़ करना है वो किस में चूज़ करना है, 2 3 5 7 इसी में चूज़ करना है। तो बेसिकली इस केस में डी क्या हो सकता है, 7, ठीक है। सो अगर डी 7 हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल डिजिट का मैक्सिमम प्राइम तो डी वही हो सकता है। तो अगर डी 7 हो गया, लेट डी इक्वल टू 7, और हम ई को 5 मान लेते हैं, तो इससे एक प्रॉब्लम हो गया, 10d प्लस ई जो है वो 75 आ गया, नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हम ई को अगर 3 चुने, 5 तो चुना नहीं, तो फिर ई को अगर ऐसा चुने तो 7 और ई 3 है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10 इंटू 7 प्लस 3, सो बेसिकली दिस विल बी 73, सो दिस इज 73, ठीक है। अच्छा डी और ई दोनों डिस्टिंक्ट है, इसीलिए हम डी को 7 और ई को 7 दोनों को नहीं लिए, ठीक है। सो बेसिकली ई 3 हो गया तो ये 73 हो गया, सो दिस बिकम्स एन इज़ डी 7 हो गया, ये 3 हो गया, और बाकी केस क्या हो गया, ये 73 हो गया। सो बेसिकली इट बिकम 73 इंटू 21 जो भी है। हमसे पूछा गया है सम ऑफ द डेट्स ऑफ एन, तो सम ऑफ द डेट्स कितना आएगा, तो 73 इंटू 21 कितना होगा, 73, एंड दिस विल बी 3 2 6 14 146, सो दिस विल बी 3 3 5 1533, सो दिस इज़ 1533। तो सम कितना हो जाएगा डेट्स का, तो 1 + 5 + 3 + 3, सो डैट इज़ इक्वल टू 12, तो आंसर इज़ 12, सम ऑफ द डेट्स ऑफ एन 12 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये कहोगे कि डी को 7 नहीं, अगर डी को 5 लें और ई को 7 लें तब भी वो 57 ही आएगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 73, सो डी इक्वल टू 7 इज द फिजिबल केस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 27, so 27 number says, for how many n belonging to z plus n square minus 3n plus 2 is prime number, so how do you do it। अब बोला गया है कितने इसके लिए प्राइम नंबर होगा, तो बेसिकली बच्चों प्राइम नंबर निकालने के लिए मैं क्या कहूँगा कि n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 को पहले प्राइम फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइज मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n-2, ठीक है। सो अब इसको अगर प्राइम होना है तो इसका मतलब प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या होगा कि एक 1 हो, अगर n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 को प्राइम होना है तो इसका मतलब एक तो 1 होना चाहिए, ठीक है। सो अगर एक 1 होगा तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि n क्या क्या हो सकता है। तो एक बात बताओ, अगर n ऑड है, सपोज इफ़ n इज़ ऑड, ठीक है, सो इफ़ n इज़ ऑड तो बेसिकली ऑड का स्क्वायर दैट इज़ ऑड ही रहेगा, और -3 इंटू ऑड नंबर, सो 3 इंटू ऑड नंबर क्या रहेगा, तो ये भी ऑड ही रहेगा, तो ऑड माइनस ऑड इवन हो गया, इवन प्लस 2 दैट इज़ ये इवन हो जाएगा। सो अगर n ऑड है तो ये बात याद रखो बच्चों कि n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इवन होगा, ठीक है। अच्छा n अगर इवन है तब क्या होगा, सो तब भी n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 को अगर देखा जाए तो इवन का स्क्वायर इवन, -3 इंटू इवन ये भी इवन रहेगा, सो प्लस 2 दिस विल बी इवन। सो बेसिकली n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 का जो वैल्यू आ रहा है वो इवन आ रहा है,
और अगर इवन आ रहा है तो बेसिकली द ओनली इवन प्राइम नंबर डेट एग्जिस्ट इज 2, सो n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ऐसे करने के बजाय आई कैन डायरेक्टली से कि ये इवन है, सो बेसिकली n² - 3n + 2 अगर इवन है तो n² - 3n + 2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो n² - 3n, क्योंकि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो n² - 3n किसके बराबर हो गया, 0। तो n इंटू n - 3 इज इक्वल टू 0, तो या तो n 0 हुआ या तो n 3 हुआ। तो बेसिकली n 3 होना चाहिए, 0 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू पॉजिटिव सेट। तो कितने वैल्यू के लिए, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए, 1n मतलब n इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो एक ही वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है। डन।